welcome to History Class 12. Students, we have started our chapter Rebel and Raj, the process of the revolt, and now we will discuss about repression के जो रिवोल्ट था, जो विद्रोह था, उसको किस तरह से दमन किया गया। तो देखो it is clear from all account that we have 1857 that the British did not have an easy time in putting down the rebellion। मतलब इतना आसान नहीं था अंग्रेजों के लिए कि इस रिवोल्ट को ख़त्म करना। तो सबसे पहले जब अंग्रेजों ने ये ट्रूप्स यानी कि सैनिकों को नॉर्थ इंडिया में भेजा, उससे पहले क्या किया, सीरीज़ ऑफ लॉ पास किए ताकि जो इंसर्जेंसी हो रही थी, जो सिस्टम चल रहा था, उसको निपटा जा सके। बहुत सारे एक्ट पास कर दिए गए मई और जून 1857 में। Not only was the whole of North India put under the martial law, but military officers and even ordinary Britons were given the power to try and punish the Indian suspected rebellions। मतलब इतने लॉ बना दिए गए कि अब ये था मई और जून से 1857 में कि नॉर्थ इंडिया में जहाँ भी मतलब सारे नॉर्थ इंडिया में मार्शल लॉ लगा दिए गए, मिलिट्री ऑफिसर के हाथों में कमान दे दी गई। और केवल मिलिट्री ऑफिसर ही नहीं, अगर कोई ब्रिटिश आदमी था उसको भी पावर दे दी गई कि आप किसी भी इंडियन को जो रिबेलियन सस्पेक्ट है उसको आप पनिश कर सकते हो, उसको सजा दे सकते हो। Ordinary process of law and trial were suspended and it was put out that the rebellion would have only one punishment, death। तो सारी की सारी जो केस वाला सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया। अब ये था कि जो भी रिबेलियन है उसको मार दिया जाए, उसको डेथ पनिशमेंट दी जाए। Armed with these newly enacted special laws and reinforcement brought in from Britain, the British began the task of suppressing the revolt। अब ब्रिटिश ने ये नए रूल्स के साथ क्या हुआ, सप्रेशन का टास्क जो था वो शुरू कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, किस किस तरह से उन्होंने सप्रेशन किया। देखिए, उनको पता था कि दिल्ली जो है, दिल्ली की वैल्यू का एक सिंबॉलिक है। तो सबसे पहले द ब्रिटिश दस माउंटेड टू pronged attack। One force moved from Calcutta into North India and other from Punjab, which were largely peaceful, to conquer Delhi। दिल्ली को कंक्योर करने के लिए पंजाब और कलकत्ता से दोनों तरफ से अटैक किया गया। तो मतलब ये था कि ब्रिटिश ने दिल्ली को कंक्योर करना था, रिकंक्योर करना था। तो जून 1857 में ये हुआ शुरू और लेट सितंबर दैट द सिटी वाज फाइनली कैप्चर्ड। और इतने में जाकर सिटी को दोबारा फिर से रिकैप्चर कर लिया गया। तो दोनों तरफ, इंडियन की तरफ और ब्रिटिश की तरफ हैवी लॉस हुआ जान माल का। द वन रीजन फॉर दिस वाज फैक्ट दैट रिबेलियन फ्रॉम ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया हैड कम टू दिल्ली टू डिफेंड द कैपिटल। अब ये था कि कहीं भी है रिवोल्ट, कहीं भी चल रहा है, तो वहाँ सब कुछ जो है, सब लोग जो हैं दिल्ली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जब वहाँ आएंगे तो उनके ऊपर अटैक किया जा सकेगा। गंगेटिक प्लान जो थे, जहाँ गंगेटिक प्लान यानी कि यूपी का एरिया जो था वो भी धीरे धीरे रिकॉन्क्वेस्ट कर लिया गया। द फोर्सेस हैड टू रिकॉन्कर एरिया विलेज बाय विलेज। द कंट्री साइड एंड द पीपल अराउंड वर एंटायरली हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है जो किसी को मतलब सही तरीके से लाइक नहीं करते हैं, मतलब उनके प्रति द्वेषपूर्ण भाव रखते हैं, दुश्मनी भरा भाव रखते हैं। तो विलेज बाय विलेज रिकन्क्योर करते हैं कि जहाँ पर उनको हॉस्टाइल लोग मिले। एज सुन एज दे बिगेन देयर counter insurgency operation, the British realized that they were not dealing with a mere mutiny but the uprising that had huge popular support। अब अंग्रेजों को शुरुआत में ये लगता था कि ये सिर्फ सैनिक हैं, लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये म्यूटिनी के साथ साथ सैन्य विद्रोह के साथ साथ आम लोगों का विद्रोह है, जिसको निपटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अवध की एग्जाम्पल लेते हैं। British official called Forsyth estimated that 3/4 of the adult male population was in rebellion। यानी कि 75% लोग जो थे अवध में वो रिबेलियन थे, मेल अडल्ट्स। वो जो था वो एरिया दिसंबर में से लेकर मार्च 1858 तक कब्जे में लाया गया। इतना लंबा चला अवध में। ब्रिटिश यूज मिलिट्री पावर ऑन गिगनेटिक स्केल, बहुत बड़े लेवल पर, बहुत फोर्सफुली उन्होंने मिलिट्री को यूज़ किया।
बट दिस वॉज नॉट ओनली द इंस्ट्रूमेंट दे यूज, एक यही मिलिट्री का इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था। उत्तर प्रदेश में क्या किया, लैंड होल्डर्स और पीजेंट्स से उनको ऑफर दिए गए कि वो क्या करें। अब मतलब कि लैंड होल्डर्स और पीजेंट्स जो थे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, रिवोल्ट में काफ़ी ज़्यादा हाथ दे रहे थे। ब्रिटिश ने उनको तोड़ने की कोशिश की, उनको ऑफर दिए कि हम लैंड होल्डिंग जो आपको वापस दे देंगे लैंड होल्डर्स को। रेबल लैंड होल्डर्स वर डिस्पोजेस्ड एंड लॉयल रिवार्ड, उनको कहा गया कि आपको रिवार्ड दिए जाएंगे। मैनी लैंड होल्डर डाइड फाइटिंग इन ब्रिटिश और दे एस्केप्ड इनटू नेपाल वेयर दे डाइड ऑफ इलनेस और स्टारवेशन। मतलब बहुत सारे लैंड होल्डर्स थे जो ब्रिटिश के साथ लड़ते हुए मारे गए, कुछ नेपाल चले गए अवध से, और वहाँ पर जाकर बीमारी से या फिर भूखमरी से वो मर गए। स्टारवेशन होता है भूखमरी। तो इस तरह से रिवोल्ट का रिप्रेशन हुआ। अब रिवोल्ट की इमेजेस क्या बनी थी, इमेजेस ऑफ रिवोल्ट में अगर हम देखें, क्योंकि जो भी इमेज बनाएगी वो ब्रिटिश ने बनाई, कहाँ, जहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करवानी थी, यानी कि इंग्लैंड में जो रिपोर्ट भेजी उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। एज वी हैव सीन वी हैव वेरी फ्यू रिकॉर्ड्स, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, ताकि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकें हमारे देशवासियों का। देयर वर फ्यू रेबल्स प्रोक्लेमेशन, कुछ ही नोटिफिकेशन और घोषणाएं हैं, कुछ लेटर्स हैं, लेकिन इनके जो एक्शंस हैं, रेबल्स के एक्शन जो हैं, वो ब्रिटिश के अकाउंट से वो समझने की कोशिश करते हैं। ऑफिशियल अकाउंट्स जो थे, ऑफ कोर्स अबाउंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री मैन लेफ्ट देयर वर्जन इन लेटर एंड डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड ऑफिशियल हिस्ट्रीज। इन्होंने क्या किया है, जो भी मिलिट्री ऑफिशियल थे या दूसरे ऑफिशियल थे, उन्होंने क्या किया, कुछ लिखा, लेटर्स लिखे, डायरीज लिखी, ऑटोबायोग्राफीज लिखी, जो भी उनका एक्सपीरियंस था या जो वो समझ सके रिवोल्ट के बारे में वो लिखा। लेकिन हम उसको अच्छी तरह से वो हिस्ट्री नहीं मान सकते, क्योंकि वो ब्रिटिश के अकाउंट्स थे, उन्होंने अपने बारे में ही लिखना था। We can also gauge the official mindset and changing British attitude through the innumerable memos and notes, assessment of situation and report that we produce। अब रिपोर्ट्स में जो ब्रिटिश को लगता था उन्होंने वो प्रोड्यूस किया, और many of these have been collected in set of volumes on mutiny records। म्यूटनी का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा गया, क्योंकि बहुत सारे ऑफिशियल ने अलग अलग जगह से लेटर्स लिखे, रिपोर्ट्स बनाई, और वो इंग्लैंड को भेजनी थी। तो जो जो उनके सामने हुआ, पता नहीं अब उनको बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया या सही में लिखा गया, वो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं। तो लेकिन ये बताती हैं कि जो एंग्जाइटी हो रही थी ऑफिशियल्स को, डर लग रहा था रिबेलियन के से, वो दिखाया गया। स्टोरीज ऑफ द रिवोल्ट दैट वर पब्लिश्ड इन ब्रिटिश न्यूज़पेपर एंड मैगजीन नरेटेड इन गोरी डिटेल्स एंड वायलेंस ऑफ म्यूटनियर्स। सिर्फ वायलेंस को बताया गया है। उन्होंने बताया कि जो फीलिंग्स थी, जो रिवेंज की फीलिंग थी, वो उनके अंदर आ रही है, क्योंकि उन रिवोल्ट जो म्यूटनियर्स थे उन्होंने उनके बच्चों को मार दिया, उनकी औरतों को मार दिया है। वन इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ म्यूटनी इज द पिक्टोरियल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश एंड इंडियंस पेंटिंग। अब देखिए, पेंटिंग्स थी, पेंसिल ड्राइंग थी, एचिंग थी, पोस्टर थे, कार्टून थे, बाजार प्रिंट्स थे। इनमें अंग्रेजों ने रिबेलियन के बारे में, रिबेलियंस को इलस्ट्रेट किया है। तो सबसे पहले देखिए, जिनमें ये मतलब कि ब्रिटिश ने अपने आप को अच्छा दिखाया है और इंडियंस को नीचा दिखाया है कि वो तो बारबेरिक थे, एहसान फरामोश थे, उनको किस तरह से दबाया गया, दफन किया गया, उनका जो रिवोल्ट था उसको किस तरह से सप्रेस किया गया। उसमें फर्स्ट जो है सेलिब्रेटिंग द सेवियर। सेवियर का मतलब होता है जिसने आकर बचाया। तो इस जो पिक्चर है, मैं आपको दिखाता हूँ, पिक्चर ये नीचे दिखाई गई होगी। जो ये पिक्चर है, ये पिक्चर देखिए आपने, यहाँ पर ब्रिटिश जो हैं वो घोड़ों पर खड़े हैं और जीत रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। दूसरी तरफ जो रिबेलियन है उनको मारा जा रहा है। तो अब देखिए ये किस तरह से हुआ, मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई उनको बचाने के लिए। ब्रिटिश पिक्चर ऑफर अ वैरायटी ऑफ इमेज दैट वर meant to provoke the range of different emotions and reactions. Some of them commemorated British heroes who saved the English and repressed the rebels. अब अंग्रेज़ों ने जो मतलब कि हीरोज़ बने, जिन्होंने मतलब रिवोल्ट में रिवोल्ट को दमन करने में हेल्प किया। तो रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंट किया गया थॉमस जॉन्स ने 1859 में,
इसी तरह का एग्जाम्पल है जिसमें वो ब्रिटिश को हीरो बताता है। जब लखनऊ में जो फोर्स ये रेबल्स थे वो घुस गए थे, हेनरी लॉरेंस जो कमिश्नर था लखनऊ का, उसने क्या किया, क्रिश्चियंस को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, एंड टुक रिफ्यूज इन द हेवली फोर्टिफाइड रेजिडेंसी। तो उसने लॉरेंस ने क्या किया, उनको कलेक्ट कर लिया, इकट्ठे कर लिया। लॉरेंस मारा गया, लेकिन जो रेजिडेंसी थी वो डिफेंस अपने आप को करती रही। उसके बाद कर्नल इग्नल आ गए। सितंबर 25 था जी, सितंबर 25 में कौन आए, जॉन जेम्स ऑटोट्रॉन एंड हेनरी हैवलॉक। जेम ऑटोट्रॉन एंड हेनरी हैवलॉक ये आए। इन्होंने रेबल फोर्सेस को मारा, मतलब पीछे से आए और गैरिसन में घुस गए। गैरिसन में जहाँ पर मिलिट्री बैठती है। 20 days लेटर कॉलिन कैंपबेल, 20 दिन बाद कैंपबेल आए, कॉलिन कैंपबेल। उसने क्या किया, who was appointed as the new commander of British forces in India, come with his forces and rescues beside British garrison। और जो वो ब्रिटिश थे उस किले में बैठे हुए थे, वो रेजिडेंसी में बैठे हुए थे, चारों तरफ जो मतलब ये म्यूटिनियर्स घूम रहे थे, अंदर वो बेचारे छुपे बैठे थे, मतलब बेचारे ही दिखाया गया उनको, कहते उनको आकर बचाया। In British account, siege of Lucknow became the story of survival, heroic resistance and ultimate triumph of British power। तो कहते हैं कि लखनऊ को जीतना उन्होंने बहुत ही हीरोइक काम बताया गया है अपने अकाउंट्स में, जो वहाँ पर अकाउंट्स उन्होंने लिखे हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी हैं। बार्कर की पेंटिंग जो है वो कैंपबेल की एंट्री को सेलिब्रेट करती है। एट द सेंटर ऑफ कैनवास वॉज द ब्रिटिश हीरोज। सेंटर में कैंपबेल हैं, ऑटोट्रॉम हैं, हैवलॉक हैं। जेस्चर्स ऑफ हैंड दोज अराउंड द लीड्स द स्पेक्टेटर आइज टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब कि इस तरफ दिखाया जा रहा है, सेंटर में कौन है, हीरोज दिखाए जा रहे हैं। और जो स्टैंड ऑन दोज हु स्टैंड ऑन द हीरो स्टैंड ऑन ग्राउंड दैट इज वेल लिट एंड विद द शेडो इन द फोरग्राउंड। सामने क्या है, वो जो आपने देखा डैमेज रेजिडेंसी है इन द फोरग्राउंड। द डेड एंड इंजर्ड फोरग्राउंड टेस्टिमोनी द सफरिंग ड्यूरिंग द सीज वेल द ट्रिम्फेड फिगर ऑफ हॉर्सेज। घोड़े खड़े हैं, इसका मतलब वो क्या है, जीत चुके हैं, और बाकी जो नीचे बैठे हैं वो हैं जो म्यूटनियर्स थे, उनको मार दिया गया है या उनको किसी तरह से मतलब कि लड़ाई में वो हार चुके हैं। The fact that British power had controlled the and re-established in the Awadh. To the British public, such paintings were reassuring. They created a sense that the time of trouble was past and rebellion was over. The British were the victors. ऐसी पेंटिंग बनाने का उनका मतलब ये था कि वो ऐसी पेंटिंग ब्रिटिश में भेजेगी, ब्रिटेन में भेजेगी, और वहाँ पर लोगों को बताया गया कि हम जो हैं हीरो हैं वहाँ के। वहाँ पर कुछ लोग थे जो विद्रोह कर रहे थे, उनको दमन किया गया। उसके बाद अंग्रेज जो हैं जीत चुके हैं। उसके बाद देखिए इंग्लिश वुमेन एंड ऑनर ऑफ ब्रिटेन। अब देखिए एक इंग्लिश वुमेन के बारे में बताया गया। अब औरतों और बच्चों के ऊपर जब अत्याचार होते हैं तो सभी के थोड़े से मतलब एक फीलिंग्स आने लगती है कि ये अच्छा नहीं हुआ। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट जो है पब्लिक इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब न्यूज़पेपर्स में जो रिपोर्ट छपती है वही पब्लिक में इमेज बनती है। दे शेप द फीलिंग एंड एटीट्यूड द इवेंट। अब हमें एक्चुअल नहीं पता, लेकिन जो वहाँ पर छपता है अखबारों में वही हमें सच मानना पड़ता है, उसमें फीलिंग आ जाती है। तो कहते थे कि वुमेन और चिल्ड्रन के साथ बहुत बुरा हुआ। ब्रिटिश फॉर रिवेंज एंड रिट्रीब्यूशन। तो ब्रिटिश ने उनको रिवेंज लेना है, जो बच्चे और औरतें मरी हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ इनोसेंट वुमेन एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हेल्पलेस चिल्ड्रन। Artists express as well as the shape these sentiments through these visual representation of the trauma and suffering। आर्टिस्ट ने कहा कि जो वुमेन मारी गई उस टाइम, जो बच्चे मारे गए, जो बच्चे वो थे मतलब कि जो असहाय थे, हेल्पलेस थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको बचाने के लिए सैनिक भेजे थे। वो कैसा था, देखिए ये औरत हैं, ये बच्चे हैं, बेचारे हेल्पलेस से दिखा रखे हैं। बाहर देखिए यहाँ पर ये म्यूटिनियर्स आ रहे हैं, ये आप देख सकते हो, ये म्यूटिनियर्स हैं और ये औरतें बैठी हुई हैं। तो इनको मतलब किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, इन मेमोरियम ये पिक्चर है, इसमें दिखाया गया कि ये बेचारे हैं, ये फंसे हुए हैं यहाँ पर और अंदर आ रहे हैं, तो इनको बचाने का जो जिम्मेवारी है वो ब्रिटिश के ऊपर थी। ये बेचारे थे और वो बारबेरिक थे, खूंखार थे। ये पेंटिंग जोसेफ न्यूअल पैटर्न ने म्यूटनी के 2 साल बाद बनाई थी। तो आप देख सकते हो इनोसेंट सी दिखा रखी हैं, हेल्पलेस सी दिखा रखी हैं ये वुमेन।
और डिसऑनर और वायलेंस से बचाने के लिए मतलब ब्रिटिश का आना जरूरी था। गया वो क्या दिखाया गया, ब्रिटिश वायलेंट एंड ब्रिटिश, यानी कि बहुत ही ब्रूटल हैं, बहुत ही निर्दयी हैं, ये दिखाया गया। तो ये पेंटिंग ये है जी। और उसके बाद ये औरत को दिखाया गया कि औरतें फिर एक तरह से वीरों की तरह लड़ी उन्होंने। ये देखिए ये मार रही है उसको, तलवारों वाले हैं, देखिए शक्लें ऐसी दिखा रखी हैं रेबिलियंस की, वो डाकू लगते हैं। लेकिन औरत जो है वो एक मतलब इनोसेंट सी दिखा रही है, लेकिन वो गोलियां चला रही है क्योंकि उसको हथियार उठाने पड़े। ये स्केच है। इस स्केच में क्या है, वुमेन इन डिफरेंट लाइट, दे अपीयर हीरोइक, डिफेंडिंग दमसेल्व अगेंस्ट अटैक, अटैक से अपने आप को डिफेंड कर रही हैं। इन फिगर 11-12 जो है वो अपना ऑनर डिफेंड कर रही है, उसके लिए वो क्या है, सिंगल हैंडली किलिंग अटैकिंग रेबल्स इन In all such British representation, the rebels and demonished. Here, 4 burly males and swords, guns are shown, जो मतलब वुमेन के ऊपर अटैक कर रहे हैं और वुमेन अपने आप को स्ट्रगल कर करके बचा रही है। तो इस तरह से वो वुमेन थी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी, ब्रिटिश वुमेन। विजन्स एंड रिट्रीब्यूशन ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए आप इसके नोट्स सुनिए। थैंक यू।